बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन अपनी ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आबादी की तकसीम, तो उसमें हमने पढ़े थे गुंजान आबाद इलाके। आज हम पढ़ लेते हैं औस दर्जा आबादी वाले इलाके, वो येलो कलर से इस मैप पे शो हुए हैं, और कम आबाद इलाके जो वाइट कलर से शो हुए हैं। औसत आबादी वाले इलाके कौन से हैं? इसमें सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि बड़े शहरों से दूर जब देहाती इलाकों की तरफ हम जाते हैं तो जो रास्ते में कस्बे या टाउन्स आते हैं वहाँ पर आबादी औसत दर्जे की मौजूद होती है। एक तो ये इलाके बन जाते हैं, यानी मैदानों में ही औसत दर्जे आबादी के इलाके हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा दुनिया में जहाँ पर घास के मैदान मौजूद हैं, शुमाली अमेरिका में प्रेरीज और जनूबी अमेरिका में पम्पास, ये घास के मैदान हैं। यहाँ पर भी औसत दर्जा आबादी के इलाके हमें नज़र आते हैं। अब औसत दर्जा आबादी वाले इलाकों में लोगों का पेशा ज़्यादातर ज़राअत और गलाबानी होता है। सनत से वाबस्ता लोग इसमें शामिल नहीं होते, ज़्यादातर ज़राअत और गलाबानी ही करते हैं। और उसी इलाकों पर काश्तकारी की जाती है, यानी यहाँ पर एक्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है। बड़े इलाके पर एक ही फसल काश्त की जाती है। आप ये चीज़ गौर कीजिएगा कि गुंजान आबाद इलाकों में इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, यानी वहाँ पर एक वक्त में ज़्यादा छोटे एरिया से ज़्यादा फसलें हासिल की जाती हैं। जबकि औसत आबादी वाले इलाकों में वसी इलाके पर सिर्फ एक ही फसल काश्त की जाती है और साइंसी सूलों को भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इन इलाकों में पैदावार भी कम होती है। इसके बाद माने जाते हैं कम आबाद इलाके। तो दुनिया में जहाँ पर शदीद मौसम मौजूद है वहाँ पर आबादी या तो मौजूद ही नहीं है या बहुत कम लोग रहते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं शुमाली कुतब और जनूबी कुतब। इनके जो मुल्हका इलाके हैं वहाँ सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। बर आज़म अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा बर आज़म है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है कि वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, यानी वहाँ पर रहना इंसानों के इख्तियार में नहीं। इसी तरह से शुमाली कुतब पर भी कुछ आबादी हमें नज़र आती है, लेकिन ये आबादी गैर आबादी तकरीबन कहलाती है, क्योंकि इतने शदीद मौसम में रहना मुमकिन नहीं होता। इसी तरह से कुछ गर्म सहरा आ जाते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ पर सहरा मौजूद हैं वहाँ पर रहना मुमकिन नहीं। सहराओं में दिन के टाइम बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होता है और रात के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और पानी मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से इन इलाकों में भी लोग नहीं रह सकते। फिर इसी तरह से इसमें एक तीसरा हिस्सा आ जाता है जंगलात का। तो ख़त इस्तवा के दोनों तरफ जहाँ जंगलात मौजूद हैं वहाँ पर हवा में नमी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, और आपको पता है कि जब हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर भी मौसम बहुत शदीद हो जाता है और वहाँ पर रहना मुमकिन नहीं होता। तो इस्तवाई जंगलात और मंतका मोअतदला के जंगलात, इन दोनों में आबादी जो है वो बिल्कुल हमें कम नज़र आती है या बिल्कुल एक छोटे से पैच में नज़र आएगी, यानी ना होने के बराबर आबादी यहाँ पर नज़र आती है। फिर इन इलाकों में कम आबाद इलाकों में लोगों का पेशा क्या होता है? इन इलाकों में लोगों का पेशा खाना बदोशी होता है, यानी एक जगह पे गए, वहाँ पे जानवर अपने ले गए और फिर वहाँ से दूसरी जगह चले गए। यानी कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि लोग गर्मियों में पहाड़ों की चोटियों पे रहते हैं और सर्दियों में पहाड़ों की वादियों में रहते हैं, या फिर जो दरियाओं के किनारे पर छोटी सी बस्तियाँ होती हैं वहाँ पर लोग शिकार करते हैं, मछली का शिकार करके अपना पेट पालते हैं। तो इस तरह से कम आबाद इलाकों में लोग छोटे छोटे पैचेस में खेती बाड़ी भी करके अपना गुज़र औक़ात करते हैं। तो यहाँ पर आपका आबादी की तकसीम का पहला सवाल जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमने देखना है कि आबादी की तकसीम का इंसानी सरगर्मियों पर क्या असर पड़ता है। तो इसका इंसानी सरगर्मियों से मुतालिक हम इंसानी पेशे लेंगे, यानी हमारी मुआशी सरगर्मियाँ क्या हैं। तो इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं वो आबादी की तकसीम से ही चलती हैं। तो नंबर 1 हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ पेशे लोग अपनाते हैं किन इलाकों में? मैदानी इलाकों में। ज़राअत, सनत, मुलाज़मत, ये पेशे सारे अपनाए जाते हैं मैदानी इलाकों में, क्योंकि मैदानी इलाकों में ज़राए आमदरफ्त अच्छे होते हैं, आना जाना आसान होता है, इसलिए लोग ज़राअत, सनत और मुलाज़मत ये सारे पेशे अपनाते हैं। कम गुंजान आबाद इलाकों में लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर मवेशी पालते हैं या थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके अपना गुज़र औक़ात करते हैं।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غیر طبعی ماحول کا انسانی سرگرمیوں پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ طبعی ماحول کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ آب و ہوا ہے، یا اس سے جیسی آب و ہوا جیسی ہوگی ویسے ہمارے پیشے ہوں گے، ویسی ہماری خوراک ہوگی، ویسا ہمارا لباس ہوگا۔ لیکن غیر طبعی ماحول کا مطلب ہے کہ جس کا تعلق ماحول سے، ہمارے قدرتی ماحول سے نہیں ہے بلکہ غیر طبعی سرگرمیوں سے ہے، جس میں سب سے پہلے جاتی ہے نسل، یعنی جیسی نسل موجود ہوگی ویسے وہاں کے لوگ پیشے اپنائیں گے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سفید نسل کے لوگ سب سے آگے ہیں، اسی طرح سے زرد نسل کے لوگ ان سے ذرا پیچھے ہیں۔ سفید نسل کے لوگوں نے صنعت و حرفت، زراعت، ہر چیز میں ترقی کی ہے، جبکہ زرد نسل کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہیں، اور کالی نسل کے لوگ بالکل پسماندہ ہیں، انہوں نے کسی قسم کی ترقی نہیں کی۔ افریقہ میں ابھی بھی لوگ جانوروں کا شکار کر کے اور جنگلات سے جڑی بوٹیاں، پھل توڑ کر گزارا کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہمارے پاس آ جاتا ہے مذہب بھی بہت دفعہ انسانی سرگرمیوں کو اثر انداز کرتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت مذہب میں جانور کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں کے لوگ ویسی ہی سرگرمیاں اپنائیں گے۔ اسی طرح سے ہندو مذہب میں جو ذات پات کا نظام ہے وہ انہیں ترقی کرنے سے روکتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں تیسری چیز کیا ہے ہمیں جو غیر طبعی ماحول سے ہمیں ملتی ہے، وہ ہے حکومت۔ اگر کسی ملک کی حکومت اچھی ہوگی تو وہ اچھی پالیسیز لے کے آئے گی، اور وہاں پر نہ صرف صنعت ترقی کرے گی، زراعت بھی ترقی کرے گی، اور اس ملک کی معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے غیر طبعی ماحول بھی انسانی سرگرمیوں پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ تو آج ہم نے غیر طبعی ماحول کا انسانی سرگرمیوں پہ اثر یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، اور اس کے ساتھ شارٹ کوسچنز میں آپ کو لکھوا دوں گی، بلکہ سمجھا بھی دوں گی۔ تو تب تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔